नमस्कार विद्यार्थी। बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो एक टॉपिक है, भारतीय संविधान की विकास। भारतीय संविधान की विकास यात्रा। बात करते हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा में कौन कौन से चरण हैं। तो हमने कई सारे चार्टर पढ़े, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम, जो 1861 में आया। कौन सा? भारत परिषद, भारत परिषद अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया था? तो ये अधिनियम आया था 1861 1861 में। इस नियम की क्या खास बात रही, कौन कौन से चरण जो है देखने लायक है। इस जो भारत परिषद 1861 का जो नियम है, वो क्या कहता है? वो कहता है प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? प्रतिनिधित्व की। प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से होती है। की शुरुआत होती है और भारत में प्रतिनिधित्व जो है लोगों के हाथ में आया। ये अधिनियम भारतीय इतिहास में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में जोड़ा। कौन सा प्रतिनिधित्व है? भारतीयों को भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में अब यहाँ पे भारतीय लोगों का आगमन होने लगा। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब तक ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी या उससे पहले कंपनी सरकार के हाथ में थी, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है कि सबसे पहले भारत में जो भारत का कानून बनाने के लिए भारतीयों की सहायता ली गई। गैर सरकारी सदस्य वायसराय को अपनी परिषद में भारतीय नामांकित करने की, और ये सदस्य कौन नियुक्त कर सकता था? गैर सरकारी सदस्य थे। और ये सदस्य वायसराय को अपनी परिषद में कुछ भारतीयों को नियुक्ति देने का जो है, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को यहाँ पर नियुक्ति दी। कब दी? 1882। कब दी? 1861 में कानून आया, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को यहाँ पर 62 में, सॉरी 1862 ईस्वी में क्या होता है? 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग कैनिंग ने क्या किया? 3 भारतीयों को जो है यहाँ पर नियुक्त किया। और 3 भारतीय कौन कौन से जो भारत परिषद में शामिल किए गए? 3 भारतीयों को कहाँ शामिल किया गया? भारत परिषद में। भारत परिषद में शामिल की। ये शक्ति किसके पास थी? तो ये शक्ति थी यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व की शुरुआत है, भारतीयों को कानून प्रक्रिया में जोड़ने का जो काम करते हैं, वो कौन करते हैं? वो करने का कार्य करते हैं वायसराय।
वायसराय के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। 3 भारतीय शामिल थे। कौन-कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं, वो तीनों भारतीय कौन? एक तो बनारस के राजा थे, दूसरे दूसरे पटियाला के राजा थे और तीसरे सर दिनकर राव। कौन-कौन थे? सबसे पहले जो बनारस के राजा थे, हाँ, 3 भारतीयों में किस-किसको जोड़ा गया? नंबर 1 बनारस के राजा और दूसरे कौन? पटियाला के राजा। पटियाला के राजा को शामिल किया गया। पटियाला के राजा और तीसरे भारतीय कौन थे? तो तीसरे भारतीय थे सर दिनकर। कौन थे? सर दिनकर राव। ये 3 भारतीय थे जिनको भारत परिषद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शामिल किया गया, जो उस समय भारत के वायसराय थे। अब यहाँ पे कैनिंग क्या करता है? एक पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आता है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक सदस्य को एक विशेष विभाग की नियुक्ति दी जाती है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम का भी उद्भव कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग करते हैं। और लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर क्या लेकर आते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? लॉर्ड कैनिंग लेकर आते हैं। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। भारत में पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कौन करते हैं? तो ये काम भी कौन करते हैं? लॉर्ड कैनिंग। कौन करते हैं? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जब ये वायसराय थे, तब भारत में किसकी शुरुआत होती है? पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो क्या है? तो अपनी जो प्रेसिडेंसी है, उनमें विशेष जो विभाग है, इसमें विभागीय प्रणाली को जो है मान्यता दी गई। क्या किया गया? विभागीय प्रणाली बनाई गई। पोर्टफोलियो का क्या अर्थ होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली। पोर्टफोलियो का क्या अर्थ होता है? विभागीय प्रणाली। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति को विशेष विभाग के लिए नियुक्त करना या किसी विशेष विभाग की जिम्मेदारी सौंपना पोर्टफोलियो सिस्टम है। और ये सिस्टम भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद में विकेंद्रीकरण किया गया। और इस समय क्या हुआ? विकेंद्रीकरण। क्या हुआ? विकेंद्रीकरण हुआ। और वापस जो दो जो शक्तियां, कानून बनाने की जो शक्ति थी, जहां से प्राप्त हुई, जैसे मद्रास से, मुंबई से, हमने पीछे पढ़ा भी था कि वो शक्तियां कहां से हैं? मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को उनके कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी, जो 1833 में छीन ली गई थी। कब? 1833 में छीनी गई। विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसका? सत्ता। और क्या किया गया? 1833 में शक्तियां छीनी थी दो राज्यों से। 1833 ईस्वी में सरकार द्वारा छीनी गई मुंबई व मद्रास
की शक्तियां शक्तियां वापस दे दी। सरकार ने जो भी शक्तियां छीनी थी बंबई और मद्रास से, उन शक्तियों को वापस से उनको दे दिया कि आप कानून बना सकते हैं, व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, कहाँ का शासक, भारत परिषद 1861। 1861 के बाद में एक और शासन आता है, और वो कौन सा है, भारत परिषद 1892। लेकिन 92 से लेकर से पहले ही भारत में एक बड़ा काम हुआ था, और वो काम कौन सा था, युगांतकारी घटना थी। यहाँ पर बहुत बड़ी घटना थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कब होती है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस कब बनती है, और उस कांग्रेस का क्या अस्तित्व का क्या वजूद रहा होगा, इस बात की चर्चा करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो क्या करेगी, भारत में शासन व्यवस्थाओं का सुधार करेगी। कब इसकी स्थापना होती है, क्या क्या काम हुए, इन सब बातों पर चर्चा करनी। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन है, अब इससे संबंधित कौन सी, 28 दिसंबर को स्थापना और प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और जिस दिन स्थापना होती है वह प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। इस अधिवेशन में कौन कौन से कार्य हुए, कब हुआ, ये सारी चर्चा करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। भारत परिषद जो कानून था 1861 में आया था, 1885 में स्थापना होती है। और क्या किया जाता है, ये क्यों की जाती है कांग्रेस की स्थापना, ये स्वतंत्रता आंदोलन की एक युगांतकारी घटना है। यहाँ पे भारतीयों में स्वतंत्रता का जो जुनून है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत यहाँ पे भारतीयों पर एक अलग शासन व्यवस्था को स्थापित करना था, जब सरकार ने इसकी स्थापना की थी। अब ये जो स्थापना करने वाले हैं, ये भारत के नहीं है ना, अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना। तो भारत में 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है, और प्रथम जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। कहाँ पे होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कहाँ है, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में स्थापना होती है। संस्थापक या उसके जो महासचिव है कौन है, वो महासचिव या संस्थापक कौन है, तो संस्थापक
जो संस्थापक थे वही इस समय के क्या थे? महासचिव। क्या थे? महासचिव थे। अब ये स्थापना करते हैं, कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम्स। कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम्स। ए.ओ. ह्यूम्स, एलन, एक्टाविन, ह्यूम्स, ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। हाँ, क्या नाम है इनका? एलन, एलन एक्टाविन, एलन एक्टावियन। एलन एक्टाविन ह्यूम नामक जो ब्रिटिश अधिकारी है, जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो रिटायर्ड अधिकारी है, वो भारत में क्या करते हैं? भारत में स्थापना करते हैं किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करते हैं? 28 दिसंबर 1885 में करते हैं। कहाँ करते हैं? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में करते हैं। और कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं। अब ये जो प्रथम अधिवेशन है, इस अधिवेशन का हम बात कर रहे हैं, प्रथम अधिवेशन की। ये सारे काम ये महासचिव किसके थे? प्रथम अधिवेशन के थे। और प्रथम अधिवेशन के जो यहाँ पर आपको अध्यक्ष दिखाई देंगे वो व्योमेश चंद्र चटर्जी, प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र चटर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र चटर्जी है। ये भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र चटर्जी है। और संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। और महासचिव भी यही है। कहाँ पे होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में होती है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को होती है। ये सारा जो प्रथम अधिवेशन है। अब ये इस समय जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो यहाँ पर वायस राय कौन थे? हम्म तो तात्कालीन वायस राय कौन थे? तात्कालीन जो वायस राय है वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। अब क्या हुआ? प्रतिनिधि पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने जो यहाँ पर भाग लिया, जिसमें से अधिकांश वकील और या फिर कोई कानून वेता रहा होगा। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया प्रथम अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधियों ने भाग ली। तो कई सारे वकील थे, कोई कानून वेता था, या इस प्रकार के जो लोग थे वो इसमें शामिल, कुछ पत्रकार भी थे। प्रारंभिक नाम
पहले जो नाम सोचा गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम पड़ा वो दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर पड़ा, लेकिन इससे पहले जो प्रारंभिक जो विचारणीय नाम था वो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय संघ था। विचारणीय नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विचारणीय नाम था वो भारतीय सॉरी वो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय संघ। विचारणीय नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ को दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर या उनकी अनुशंसा पर इसका नामकरण क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये तो था। अब किसकी अनुशंसा पर? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संघ का इस संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे कांग्रेस का जो नाम रखा गया, क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये तो था अपना जो प्रथम अधिवेशन है या जो नामकरण है। और क्या क्या थे? कुछ लोगों ने इसके साथ में भी इस बात को लेकर भी नहीं किया कि ये कि इसकी स्थापना किसने की है? किसी अंग्रेज ने की है, किसी ब्रिटेन के व्यक्ति ने की है, तो हो सकता है कि ब्रिटेन का लाभ। तो उन लोगों ने इसको सेल्फ सेफ्टी वॉल्व के नाम से जाना। लेकिन इसकी जो भावना थी उसका उद्देश्य क्या था? टारगेट, किस टारगेट को लेकर? बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है। जब ये बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कोई ना कोई तो इनका उद्देश्य रहा होगा। क्या उद्देश्य रहा उस पर चर्चा करने वाले हैं अभी। तो जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य था, तो एक बार देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 में प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में जोड़ दिया गया वायसराय के द्वारा। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया। और 3 भारतीय कौन कौन से? एक बनारस के राजा थे, दूसरे पटियाला के राजा थे, और तीसरे सर दिनकर राव। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? हकीकत में ये विभागीय जो है प्रणाली है जिसमें किसी विभाग की जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति को दी जाती है। यहाँ पर एक और मुख्य बात देखने को मिलती है, वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। 1833 ईस्वी में सरकार ने जिन क्षेत्रों से कानून बनाने की शक्तियां, विधायी शक्तियां छीनी थी, उन्हें वापस कर दिया 1861 में इस अधिनियम के तहत। ये तो था अपना कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1861। और हम अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को होता है, कहां पर होता है? तो एक संस्कृत कॉलेज है जिनका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में है। यहाँ के जो संस्थापक है वो व्योम है, और महासचिव भी वही है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी है। तत्कालीन उस समय के जो वायसराय है वो
लॉर्ड डफरी ने प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। विचारणीय जो पहले जो नाम सोचा गया था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसका नाम ये नहीं रखना है, इसका नाम रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उनके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया। अब और क्या होता है, अब है कांग्रेस की स्थापना क्या उद्देश्य। कांग्रेस की कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर, कौन सा मोटो था या किस टारगेट को लेकर इस संस्था को बनाया गया, उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखो कौन कौन सी थे। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण नरम था। उसके बाद में क्या हो गया ये, और इनके उद्देश्य भी यही थे कि सारा काम कैसे रहे, नर्म रहे। तो नर्म दल और गर्म दल, यहाँ पे दो दल बने भारत को आजाद कराने के लिए, जिनमें इनका रवैया था वो नर्म लोग शामिल थे, नर्म स्वभाव के लोग शामिल थे। तो इनका दृष्टिकोण कैसा था, नर्म था। और इसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, देश में विभिन्न हिस्सों में जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है वो स्थापित, देश में देश में क्या हुआ, विभिन्न हिस्सों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच, देश के विभिन्न हिस्सों हिस्सों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित। पहला उद्देश्य तो ये था। उद्देश्य नंबर दो, क्या उद्देश्य रहा होगा, तो जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदभाव को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित। दूसरा उद्देश्य, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे प्रांतीय जो भेदभाव है उनको मिटाकर संपूर्ण भारत को एक बनाने की कोशिश करना, और ये राष्ट्रीय एकता की भावना को का विकास। तो जाति धर्म व प्रांतीयता के भेदभाव को मिटा, भेदभाव को मिटा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का एकता का विकास, ये इनका उद्देश्य रहा, उद्देश्य नंबर दो। और तीसरा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करना। संवैधानिक तरीके से सरकार, जनता की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखना। तो जनता की मांगों को संवैधानिक रूप से
सरकार के सामने रख, ये इनका दूसरा तीसरा उद्देश्य था। ये तो उद्देश्य रहे इनके, और इसके अलावा क्या उद्देश्य रहा? इसके अलावा उद्देश्य रहा राजनीतिक चेतना, और जो राजनीतिक भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, भारतीयों को राजनीतिक चेतना जगाना, भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित, यानी राजनीतिक क्षेत्र, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब इन उद्देश्यों के अलावा ये कांग्रेस का जो मुख्य चरण है, भारतीय कांग्रेस के इतिहास के मुख्य 3 चरणों में अलग अलग प्रकार के जो युग रहे, कौन कौन सा चरण है? पहला था उदारवादी चरण। उदारवादी चरण प्रार्थना और याचिकाओं का दौर था। इनके प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले रहे। उसके बाद में जो दूसरा चरण है वो उग्रवादी चरण रहा, जो 1905 से 1919 के बीच में रहा। उसमें स्वदेशी और स्वराज की मांग रही। जो प्रमुख नेता है लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये रहे। उसके बाद में तीसरा जो चरण है वो रहा गांधीवादी चरण। ये आंदोलनों का दौर था, जहां पर असहयोग आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन चले। और यहाँ के प्रमुख नेता तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी, जिनके नाम से पूरा का पूरा संपूर्ण चरण है। तो ये तीनों चरण है, 3 युग है। कौन कौन से युग है? हाँ, तो कांग्रेस के प्रमुख चरण की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रमुख चरण, पहला चरण कौन सा है? नंबर 1 जो पहला चरण है वो है, इनको हम युगों के रूप में पढ़ेंगे। पहला जो युग है वो है उदारवादी। उदारवादी युग। इस युग में क्या होता है, ये कहां से कहां तक चला और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है? ये 85 से 5 तक चला। 1885 से 1905। 1885 से जहां से कांग्रेस की स्थापना होती है, वहां से लेकर 1905 तक जो युग था वो युग था उदारवाद। उदारवाद ये प्रार्थना और याचिकाओं का दौर। किसका दौर था? प्रार्थना और याचिकाओं का। प्रार्थना और याचिका का। इस दौर की घटनाएं क्या है? इस दौर में नॉर्मली जो काम होते थे कि प्रार्थना करेंगे, जिसे सरकार से प्रार्थना करेंगे, ये सरकार से मांग करेंगे, जिस मांग के बल पर हमें क्या होगा, स्वराज मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो युग था, इस युग में प्रमुख नेता कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे नेता? कौन थे? दादा भाई नौरोजी व गोपाल कृष्ण गो गोपाल कृष्ण गोखले। इनका ये कहना था कि सरकार से मांग करेंगे हम जनता के लिए, और वो काम सफल हो जाएगा, क्योंकि सरकार जनता के हित में सोचती है। इसीलिए जो भी हम मांग करेंगे वो हमें मिल जाएगा। लेकिन असल में ये हकीकत नहीं थी, हकीकत कुछ और थी।
और इन्होंने जो भी मांग की उस मांग को पूरा सरकार ने कभी नहीं किया। कई क्षेत्रों में किया भी, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला जो अधिवेशन है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, उसके बाद में उदारवादी युग है, दादा भाई नौरोजी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। इस समय जो प्रथम जो अध्यक्ष है जो उमेश चंद्र चटर्जी थे, वो सारे लोग शामिल होते हैं। और ये प्रार्थना और या सरकार से मांग रखी जाती थी और सरकार को बोला जाता था कि ये जो अपनी मांग है इसको पूरा करना है, क्योंकि ये जनता के हित में है। उन लोगों को लगता था कि सरकार जो जनता के हित का काम करेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए, क्योंकि अगर जनता के हित का काम सरकार करती तो फिर सरकार की आवश्यक बाकी चीजों की जो आवश्यकता है, ऐसे आंदोलनों की कहाँ जरूरत पड़ती, कांग्रेस क्यों आती। हम्म, हम्म, मतलब हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, ये चटर्जी की जगह बनर्जी है, इनको थोड़ा सही करना है। अब बात करते हैं आगे के दौर की बात। आगे का दौर में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चीजें हुई, उनकी चर्चा करनी है। कई सारी ऐसी चीजें होती है जो लोग में गलत निकल जाती है, उनके लिए समय है। हाँ, क्षमा प्रार्थी है। अब नेक्स्ट जो अपना, इसके बाद में क्या होता है, दूसरा जो युग है, दूसरा जो चरण है, वो चरण रहा अपना कौन सा, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, और उग्रवादी चरण में कौन कौन से लोग थे। नंबर दो, कौन सा चरण था, उग्रवादी चरण। इनका कहना था कि सरकार ऐसे कुछ नहीं देगी, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े सरकार किसी को कुछ नहीं देती। तो इन्होंने लड़ने के भी दो साधन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने अपनाया अहिंसा का रास्ता, उसको अपना हथियार बनाया। तो वहीं पर ये लोग दूसरे टाइप से हथियार बनाते हैं, किसको, लाठी भाले तलवार बंदूक, तो जो भी मिला उससे लड़ाई हो जाती है। और ये जो चरण था, ये स्वदेशी और स्वराज की मांग थी। यहाँ पे कौन सी यहाँ कौन सा दौर था, याचिकाओं का या प्रार्थनाओं का दौर था। और ये स्वराज की मांग, स्वराज वह स्वदेशी की मांग, स्वराज वह स्वदेशी की मांग रखी गई कि हमें जो भी मिले वो देश में बना हुआ हो, और अपना जो भारत है वो स्वतंत्र हो, अपना राज्य भी अपना हो। ये मांग सरकार ने रखी गई। अब यहाँ पर इस चरण में क्या होता है, जब ये मांग रखी गई तो इसके यहाँ के जो उस समय के जो प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे, तो लाल बाल, प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इनका कहना था कि सरकार बहरी है, सरकार को सुनाई नहीं देता है, सरकार को सुनाने के लिए धमाके करने आवश्यक है। तो ये दौर था। उसके बाद में अगला जो चरण आता है वो चरण है गांधीवाद। और यहाँ पर भारत की आजादी तक ये गांधीवादी चरण ही चलता है, या गांधीवादी युग। इस युग की क्या खास बात रही, कहां से चला। उग्रवादी जो चरण था अपना वो 19 तक चला, और 19 के बाद में यहाँ पर आ जाता है 19 से लेकर 47 तक। भारत जब तक आजाद होता है तब तक कौन से युग की बात होती है, तो वो गांधीवादी युग है, जन आंदोलनों का दौर। किसका था,
गांधीवादी युग जो है वो जन आंदोलनों का दौर था। और जन आंदोलनों का जो दौर था उस दौर में कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन से आंदोलन होते हैं। तो जो जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रमुख है, तो वो आंदोलन इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर ये और क्या क्या होता है भारतीय, एक विवाद, ऐतिहासिक विवाद भी है। और वो विवाद क्या है, विवाद क्या रहा। ये तो तीन चरण हो गए, अब बात करते हैं विवाद की। कौन सा विवाद था, सरकार के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कौन सा विवाद रहा। तो उस विवाद का नाम है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। क्या है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। इस सिद्धांत या इस विवाद का क्या कारण है, लाजपत राय और कुछ विचारकों का मानना था कि एओयू जो हमने कांग्रेस की स्थापना की है वो ब्रिटिश सरकार के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। और सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी ताकि भारतीयों में बढ़ता जो असंतोष है या हिंसक जो क्रांति है वो राजनीतिक चेतना का जो इसको दबाया जा सके, इसके लिए इसको बनाया गया था। तो ये पहले विरोधी थे, कुछ जो जितने भी उग्रवादी जो नेता थे वो सारे के सारे इसके शुरुआत में इनका मानना था कि ये जो कांग्रेस की स्थापना है ये हकीकत में ब्रिटिश सरकार की एक चाल है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही इन लोगों को ये कार्य करने के लिए भेजा गया है, जिसमें क्या हो, असंतोष और राजनीतिक चेतना जो भी बढ़ती है उसे उसका जो परिणाम है उसको रोका जा सके। अब घटना 85 से शुरू होती है और 85 से लेकर 1947 तक चलता है। तो ये जो दौर है इस दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अब अलग अलग दौरों में अलग अलग ये पूरा का पूरा जो जितना भी अपना कांग्रेस है या कांग्रेस का जो इतिहास है वो इस प्रकार चलता रहेगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस की स्थापना हो गई, भारत में एक नया दौर शुरू होता है। वो होता है जो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले हमने पढ़ा था भारत परिषद अधिनियम 1861, जहां पे प्रतिनिधित्व का की शुरुआत होती है 1861 से लेकर ये लगातार चलता है 1892 तक। कब तक चलता है, 1892 91 तक चलता है। और 92 में एक नया कानून आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। और यहाँ पर बजट पर चर्चा होती है। अब सरकार बजट बनाएगी कि कौन कितने पैसे कहाँ पे लगाने हैं और कितना खर्च कहाँ पे करना है और कहाँ से कितनी इनकम हो, टैक्स कितना आना है और उस टैक्स को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो ये शुरुआत होती है भारत परिषद अधिनियम 1892 से। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी भारत परिषद अधिनियम 1892। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या उद्देश्य रहे। देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक जो कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदभाव को मिटाकर राष्ट्रीय एकता का विकास करना था। तीसरा जो उद्देश्य था जनता की मांगों को संवैधानिक रूप से सरकार के सामने रखना था। और चौथा था भारतीयों का राजनीतिक रूप से शिक्षित करना था, भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर राजनीतिक चेतना जगाना था। कांग्रेस के जो तीन चरण हमने पढ़े जिनमें उदारवादी युग है जो दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले क्या का समय है। उसके बाद में आते हैं उग्रवादी युग जिसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इसमें शामिल है। उसके बाद में गांधीवादी युग आता है और गांधीवादी जो युग है वो आंदोलनों का दौर। उसके बाद में एक विवाद भी देखने को मिलता है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, जिसमें कई सारे नेताओं ने ये मानना था कि जो कांग्रेस है वो असल में क्या हुआ है, सरकार की ही एक, जो सरकार को व्यवस्थित रूप से चलाने के साथ साथ में जो जनता का सरकार के प्रति जो अविश्वास है उस अविश्वास को खंडित करने का काम कौन करेगी, कांग्रेस करेगी। तो ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत था। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1892। इस परिषद
का क्या उद्देश्य रहा, कौन कौन सी घटनाएं इस समय होती है और कहां तक ये चला, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1862, भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। इस परिषद की क्या विशेषता रही? पहली विशेषता ये रही कि बजट पे चर्चा हुई थी। बजट पर चर्चा, बजट पर चर्चा हुई थी। और बजट पर क्या चर्चा हुई, किस प्रकार से बजट बना, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद में मांगे बढ़ी, अंग्रेजों ने परिषद का और विस्तार किया और बजट पर बहस, पहली बार परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। परिषद के सदस्यों को, जो भारत परिषद है, परिषद के सदस्यों को क्या हुआ, बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन पूर्वक प्रश्न, जो प्रश्न पे प्रश्न किया जा सकता है, वो प्रश्न अभी भी नहीं पूछा जा सकता। तो ये अधिकार, पूर्वक प्रश्न का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला। क्या हुआ, परिषद के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने हुए प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन क्या नहीं हुआ, पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न का कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन बाकी जो प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। और यहाँ पर दूसरी कौन सी चीजें देखने को मिलती है, अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। जो सरकारी सदस्य थी, उनकी नियुक्ति के लिए जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं या विश्वविद्यालयों की सिफारिशों का उपयोग किया जाने लगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव। और इस चुनाव की क्या खास विशेषता थी, इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ, चुनाव किया जाता था। उसके बाद में भारत परिषद जो अपना 92 का जो है अधिनियम, वो चलता है। उसके बाद में अगला जो अधिनियम आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। कौन सा? 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना। क्यों जाना जाता है, क्या कारण है जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है? भारत में
यहाँ पर कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन सी जो चीजें मिली। यहाँ पर सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा चर्चा में ये अधिनियम सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली है उसके लिए इसको सबसे ज्यादा चर्चा में गिना जाता है। और वो क्या थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, यानी किसी भी संप्रदाय को अधिकार है कि वो अपना नेता स्वयं चुन सकता है। उसके लिए अलग से जो वोट की व्यवस्था की गई। कई सारे सांप्रदायिक, जैसे भारत में पहली बार मुसलमानों को क्या हुआ, हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। इसने भारत में सांप्रदायिकता के बीज दिए। भारत में हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा अगर कहीं पे शुरुआत होती है तो यहीं से होती है। मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। और जो निर्वाचन मंडल बना, उस मंडल की वजह से सांप्रदायिकता और ज्यादा बढ़ गई। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विकास। सांप्रदायिक चुनाव यहाँ पे देखने को मिलती है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। और इस चुनाव प्रणाली का क्या परिणाम रहा? तो परिणाम ये रहा कि मुसलमानों का मुसलमानों को अलग से क्या हुआ, निर्वाचन मंडल मिला। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल। और इनका जो निर्वाचन मंडल था, ये क्या करता है, भारत में सांप्रदायिकता को और ज्यादा गहरा कर देता है। इससे पहले जितनी सांप्रदायिकता थी वो केवल धर्म को लेकर थी, लेकिन यहाँ पर राजनीति को लेकर भी यहाँ सांप्रदायिकता बन गई। और इसका जो परिणाम है वो 47 में देखने को मिलता है, देश का बंटवारा। और क्या क्या मिला? सबसे पहले कार्यपालिका में भारतीयों को देख नियुक्ति मिली। तो कार्यपालिका में भारतीय, कार्यपालिका में भारत, कार्यपालिका में भारतीयों को स्थान मिला। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जगह मिली। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य हुए। कहां पर मिली? वायसराय की कार्यपालिका में। वायसराय की वायसराय कार्यपालिका में क्या हुआ, सबसे पहले जो भारतीय सदस्य थे वो कौन थे? तो सबसे पहले जो भारतीय सदस्य थे कार्यपालिका में, तो वायसराय जो कार्यपालिका थी उसमें भारतीय सदस्य कौन थे? पहले भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? सिन्हा पहले भारतीय जो सदस्य थे। कहां पर? ये भारतीय सदस्य कार्यपालिका में थे। और इन्होंने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये कार्यपालिका में बनने वाले। उसके बाद में क्या होता है, पूर्वक प्रश्न पूछा जाने की अनुमति। तो पूरक प्रश्न यानी बजट की चर्चा पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त।
अब सदस्य बजट पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये भी अधिकार प्राप्त हो गया। तो बजट पर सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अधिकार मिल गया। अब भारत शासन जो अधिनियम है, ये सुधार का जो अधिनियम था, इसमें और क्या क्या मिला? हाँ, पार्लियामेंटो सुधार हो गया। 1909 का जो अधिनियम था, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं 1919 का अधिनियम। और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसमें उसको पढ़ने, जिसमें द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन बनता है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, प्रत्यक्ष और निर्वाचन मताधिकार होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और मताधिकार मिलता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे मिलने वाली है? तो ये सारी चीजें मिलने वाली है 1919 के भारत शासन अधिनियम। उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।